Hello everyone, myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Today we are going to start a fresh chapter of Civics class 9. What is democracy and why democracy? In this chapter, we will understand the features of democracy. We will try to define democracy and explain the terms which come in the definition of democracy. After studying this chapter, our concept will be clear and we will be able to distinguish a democratic government from non-democratic government or a democratic nation from a non-democratic nation. Generally, it happens in the world that many countries proclaim themselves that they are democratic, but in reality they used to be a non-democratic or some other form of government, but they pretend that they are democratic. So we will be able to understand only this after studying the clear definition and the meanings of the terms used in definition here in this chapter. What is democracy? डेमोक्रेसी क्या है? आपने इसके पहले भी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी पढ़ाई की है और आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस प्रकार के अंतर होते हैं. आपके टेक्स्ट बुक के एक पैराग्राफ में आपसे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच कुछ डिफरेंस लिखने को कहा गया है. तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is a government which is elected by people, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल डू नॉट हैव राइट टू इलेक्ट देयर रूलर्स. तो ये डिफरेंसेस होते हैं. आप अगर एग्जाम्पल देखें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है क्योंकि यहाँ सभी लोग वोट करते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. वही अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पर इलेक्शन नहीं होते, वहां का जो रूलर है वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए वहां पर डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. ठीक वैसे ही अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लें तो चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसे भी हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कह सकते. तो आइए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है. जबकि हम लोगों ने काफी अधिक पढ़ाई डेमोक्रेसी के बारे में कर ली है, तो इस समय अब क्लास 9 में डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्या यह संभव नहीं था कि पहले हम डेमोक्रेसी पढ़ते और उसके बाद डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ते? इस मुद्दे पर क्लास डिस्कशन एक दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में. इसमें मैडम लिंगडो हैं जो कि क्लास में सब्जेक्ट टीचर हैं और बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं. और इस डिस्कशन से यह स्पष्ट होता है कि हमें किसी भी शब्द के डेफिनेशन की आवश्यकता तब होती है जब हम इसे उससे मिलते जुलते दूसरे शब्दों से अलग करते हैं, जब हम इसे दूसरे शब्दों से डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक वैसे ही डेमोक्रेसी के साथ लागू होता है. जब तक हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को नहीं जानेंगे तब तक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी को हम अलग नहीं कर पाएंगे. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रकार की सरकार है जिसका चुनाव जनता करती है. एक बार फिर से समझते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी गवर्नेंस का एक प्रकार है, शासन का एक प्रकार है जिसमें रूलर्स का चुनाव जनता करती है. यह बिल्कुल कॉमन डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का जो आप पढ़ते हुए आए हैं. इस डेफिनेशन के पढ़ने के बाद अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जिन देशों में जनता अपनी सरकार का चुनाव नहीं करती वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी जनतांत्रिक सरकार नहीं है. उदाहरण के तौर पर म्यांमार की सरकार को हम जनतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर आर्मी रूल है. जो लोग आर्मी में या मिलिट्री में पावर पर रहे उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और देश पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी. ठीक वैसे ही चिली में
पिनोसे की सरकार थी जो एक डिक्टेटर हुआ करते थे। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस प्रकार का गवर्नमेंट फॉर्म है जिसमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक वैसे ही सऊदी अरबिया भी एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है। सऊदी अरबिया में किंग का शासन है और किंग बाय बर्थ होता है, यानी केवल बर्थ के आधार पर वह राजा बनता है और उसके मृत्यु के बाद पुनः उसके जो संतानें होती हैं उनमें से जो सबसे बड़े होते हैं वे वहाँ का राजा बनते हैं। तो डिक्टेटरशिप या मोनार्की या मिलिट्री रूल, इन तीनों ही कंडीशन में जनता ने अपनी सरकार का चुनाव नहीं किया, इसलिए इसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, द डेफिनेशन विच वी स्टडीड राइट नाउ, इज इट एडिक्वेट? क्या जिस डेफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा क्या वो पर्याप्त है? ऑफ कोर्स यह पर्याप्त नहीं है। इस डेफिनेशन से केवल ये स्पष्ट होता है कि जहां पर जनता चुनाव नहीं करती वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है जहां जनता चुनाव करती है क्या वो सभी देश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो आंसर है नो। यानी चुनाव होने के बावजूद भी यह संभव है कि किसी खास देश में डेमोक्रेसी न हो। तो आखिर चुनाव कैसे होना चाहिए, चुनाव किनके द्वारा होना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में किस तरीके की सत्ता होनी चाहिए, कैसे उनके पावर होने चाहिए, ये हम आगे अब समझते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर स्टडी इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंतर्गत हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में वन बाय वन जानेंगे। We had started this chapter with the simple definition: democracy is a form of government in which rulers are elected by people. यानी डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं। गवर्नमेंट, the rulers are elected by people. Now question arises, who are the rulers? ये रूलर्स कौन हैं और कौन से लोग रूलर्स के रूप में चूज किए जा सकते हैं और रूलर्स को किस प्रकार के डिसीजंस लेने के अधिकार हैं? In the definition, we understood that rulers are elected by people, means there is a need of election. What type of election will be called democratic election? किस प्रकार के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे? इलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए? क्या हम किसी भी तरीके के इलेक्शन को इलेक्शन कह सकते हैं? तो निसंदेह हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ इलेक्शन इस तरीके से हों कि लोग दबाव में आकर के वोट देते हों और फिर गलत व्यक्ति चुनकर हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाता हो। अब प्रश्न उठता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब यहाँ पीपल कौन है? हु आर द पीपल हु यूज टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव? क्या सभी को वोट देने के अधिकार होते हैं? जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र 14 से 15 साल हो सकती है। क्या एक 14 से 15 साल के उम्र के किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है? नहीं होता ना। तो फिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है? जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, वहां पर एक्टिव पैसिव सिटीजन्स हुआ करते थे। कहीं पर उम्र के आधार पर, कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं पर धन के आधार पर लोगों को अलग अलग राइट्स दिए गए होते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पीपल कौन हैं? क्या सबको वोटिंग राइट्स प्राप्त है? फिर हमने समझा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो किस प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहेंगे? कई प्रकार की सरकारें होती हैं, तो वह कौन सी प्रकार होगी जिसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे? कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसके हाथों में पूरे देश की सत्ता होती है और वो अपनी इच्छानुसार बिना किसी नियम कायदे कानून के रूल करता है, तो निसंदेह हम उसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। यानी डेमोक्रेसी के लिए क्या किसी लॉ की आवश्यकता है? क्या शासक को लॉ के अधीन रह करके शासन करना चाहिए? इसे भी हम आगे समझेंगे।
तो आइए वन बाय वन हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण फीचर्स है मेजर डिसीजंस बाय लीडर्स, यानी जो बड़े फैसले होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप की थी, ये अक्टूबर 1999 में। He overthrew the democratically elected government and declared himself as the chief executive of the country। उन्होंने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को पद से हटा दिया और अपने आप को वहां का हेड डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव देश का डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया और अपने आप को प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन दे दिया। इन 2002 there was a referendum in which country that granted him 5 years extension। 2002 में वहां पर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का अर्थ होता है जनमत संग्रह, यानी जनता के मत को जानना। जनमत संग्रह के द्वारा एक बार फिर 5 साल का टर्म जनरल परवेज मुशर्रफ को मिल जाता है। 5 साल और समय उनको मिल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो रेफरेंडम हुए थे क्या वो सही ढंग से हुए थे या उनमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस थे। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, जो रेफरेंडम पाकिस्तान में हुए थे उनमें काफी मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड हुआ था, यानी यह रेफरेंडम सही ढंग से नहीं कराया गया था। इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक नया कानून इश्यू किया था जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वन ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया, यानी उसमें संशोधन कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इसके द्वारा अब प्रेसिडेंट को यह अधिकार मिल गया कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, यानी गलत तरीके से परवेज मुशर्रफ ने पावर को अपने हाथों में लिया और अपने पावर को काफी हद तक बढ़ाया। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जनता के जो चुने हुए जो कैबिनेट हुआ करते थे उस कैबिनेट के सुपरविजन का काम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री का काफी अधिक डोमिनेशन था। तो इस लॉ को पास करने के बाद जो इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ ने बहुत सारे ऐसे गलत किए जिसकी वजह से उनके पक्ष में रेफरेंडम का परिणाम आया था। So Pakistan has had elections, elected representatives and have some powers, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf। हमने देखा पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, रिप्रेजेंटेटिव्स भी हुए, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने की जो क्षमता थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट के पास फाइनल डिसीजन लेने के अधिकार नहीं थे। इसलिए इसे हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। इस तरह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार आर्मी के ऑफिशियल्स के हाथ में था और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था। तो हम कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। दिस हैपेंड इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। यानी इस तरह की सरकार में ऐसा होता है कि चुनाव होता है और कैबिनेट भी होती है, लेकिन रियल पावर जनता के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में नहीं होता। This discussion gives the first feature of democracy।
इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय पीपल। यानी डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ही होना चाहिए।